नमस्ते विद्यार्थियों, आपकी हिंदी विषय अध्यापिका मैं किरण प्यार आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। पाठ 1 शब्द और पद। जैसा कि हम पिछली कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं कि शब्द की संरचना या संकल्पना और पद की संकल्पना क्या होती है, लेकिन इस बार हम इसे विस्तार से समझेंगे। जैसे यहाँ पर आपको जो शब्द दिखाई दे रहे हैं, क्षार, दूसरा है विद्यायल, अकावश, इच्छाच। क्या इन लिखे गए शब्दों का कोई अर्थ है? हाँ, हम ये जरूर कह सकते हैं कि ये क्षा प्लस क, क्षाक, दो वर्णों से मिलकर बना है। यानी कि हम इनमें क्या कहेंगे कि ये एक शब्द तो है, लेकिन जिसमें वर्ण प्रयुक्त हुए पर कोई अर्थ नहीं समझ में आ रहा। तो क्या कहेंगे हम? ये वर्ण है और वर्णों का समूह बना है, ग्रुप बना है, लेकिन इसका कोई व्यवस्थित क्रम नहीं हुआ है और जिससे इसका अर्थ हमें समझ में नहीं आ रहा। तो भाव और अर्थ अभी अस्पष्ट है। अब इसे समझने के लिए हम क्या करेंगे, इसको सही ढंग से लिखेंगे। तो क्या बन जाएगा? कक्षा, विद्यालय, अवकाश, इच्छा। तो इस प्रकार से इन वर्णों को हमने सही व्यवस्थित क्रम में बनाया और एक समूह के रूप में इसको प्रयुक्त किया। तो इसका भाव और अर्थ दोनों ही हमें आसानी से समझ में आ गए। तो हमने क्या कहा कि वर्णों का मेल हुआ है, यहाँ पर वर्णों का मेल हुआ है और इस मेल से जो समूह ग्रुप बना है एक क्रम के अनुसार बना है और इसके भाव और अर्थ को हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या देखा? वर्णों के सार्थक मेल को हमने शब्द बनाया। जैसे यहाँ पर प्रस्तुत चित्र हम देखते हैं कि ये किसका चित्र है? ये किताब का चित्र है, पुस्तक का चित्र है। तो पुस्तक को लिखने के लिए हम क्या करेंगे? वर्णों को इकट्ठा करेंगे। यानी वर्ण को कैसे इकट्ठा करेंगे? प, पुस्तक शब्द लिखना है तो पुस्तक शब्द में हमने क्या लिखा? प। प क्या है? व्यंजन है, व्यंजन आधा लगा और उसमें ऊ की मात्रा है। ऊ क्या है? स्वर, तो स्वर इसमें पूरा आ जाएगा, तो बन गया पू। फिर बना आधा स है, कोई भी स्वर इसके साथ नहीं जुड़ा है, इसीलिए ये व्यंजन अकेला आएगा, वो भी आधे रूप में ही आएगा। अब फिर त को हम पूरा लिखेंगे, त प्लस अ। फिर का के लिए क प्लस आ, ल के लिए ल प्लस अ और या य के लिए य प्लस अ। इस प्रकार से व्यंजन पे हमने आधा लगाया, यानी कि हमने हलंत लगाया, इसीलिए ये क्या बन जाएगा? आधा य। और जब इसमें सहयोग अ का सहयोग होगा तो ये पूरा य बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन गया? पुस्तकालय। ठीक है, ये क्या है? शब्द है जो कि वर्णों के व्यवस्थित क्रम से बना है। अब हम क्या कहेंगे इसके बाद? शब्द। हमने क्या देखा? वर्ण। वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी से छोटी इकाई है। जितने टुकड़े हम देख रहे हैं वो सबसे छोटी से छोटी इकाई है और इन्हीं के मेल से हमने क्या बनाया है? शब्द बनाया है। तो शब्द को बनाना हम सीख गए हैं, वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनाए हैं। अब हम देखेंगे कि आपकी इन शब्दों को हम किस ढंग से समझते हैं। जैसे ये खूब सारी ईंटें हैं, एक ईंट क्या है? शब्द है, दूसरी ईंट भी शब्द है। इन शब्दों का एक समूह बन जाता है, यानी ईंटों का समूह जब इकट्ठा हो गया, एक साथ जुड़ गया, लेकिन हमें उसे सेट करना पड़ेगा व्यवस्थित क्रम में। ऐसे इस तरह से दीवार बनाकर चार दीवार बनाएंगे तो वो भवन का निर्माण हम कर सकते हैं। तो ईंटों के समूह से हम उसको व्यवस्थित करके मजबूत बनाएंगे और उसको अर्थपूर्ण रूप से हम एक मकान तैयार कर सकते हैं। तो क्या बन गया? ईंटों से बना मकान। तो ये पूरा वाक्य है, लेकिन हर एक ईंट से मिलकर बना है, यानी वह हर एक शब्द से मिलकर बना है। या फिर कहो कि ये शब्द है और हर एक वर्ण से मिलकर बना है। आ रहा है समझ में? तो हम इसको ही आगे देखते हैं। जैसे ये चित्र है कमल का। ठीक है, तो कमल में हमने कमल शब्द को लिखना है तो क व्यंजन के साथ लिखना है, म फिर ल, यानी कि हम क्या करेंगे? देखो इधर, क के साथ क आधा व्यंजन फिर अ, तो बन गया क। क पूरा बन गया ना। अब म के लिए क्या करेंगे? म आधा प्लस अ बन गया म, और फिर ल के लिए ल आधा प्लस अ बन गया ल। तो ये शब्द क्या है? कमल। आ रहा है समझ में आपको कि हमने शब्द कैसे बनाए? वर्णों के मेल से बनाया। अब वर्णों के मेल से बना स्वतंत्र और सार्थक ध्वनि जो निकली, क म, जैसे हमने वर्णों को जोड़कर बनाया ना, तो वो ध्वनि थी। तो वो ध्वनि समूह या वर्ण समूह कह दो, तो वो स्वतंत्र है, हर एक स्वतंत्र है और उसका सही अर्थ भी निकला है, इसीलिए इसे शब्द कहते हैं। तो इस परिभाषा को हम इस तरह से जान सकते हैं। जैसे एक और देखो, एक या अधिक वर्णों के सार्थक मेल से बनने वाली अर्थपूर्ण ध्वनि को शब्द कहते हैं। तो हम इस डेफिनेशन को अच्छे से समझ गए हैं। तो आप अपनी किताब से देखो कि यही बातें विस्तार से समझाने का प्रयास किया है कि शब्द क्या होता है। जैसे कि हमने देखा कि शब्द क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई है और कोई भी भाषा हो तो उसमें बहुत सारे शब्द होते हैं।
और उन शब्दों का प्रयोग हम वाक्य में करते हैं। हमें जैसे भाव प्रकट करने, तो जिस तरह से हम वाक्य बनाएंगे उसके हिसाब से हम शब्द को लिख सकते हैं। जैसे दाल, चावल, रोटी, सब्जी, आटा, घर, कुर्सी, मेज, दफ्तर, तो ये सभी क्या है, हिंदी में प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं। अब इनका प्रयोग हम अपने वाक्य में करेंगे तो सही अर्थ निकल सकता है। जैसे कि हम जान सकते हैं कि शब्द की रचना ध्वनियों के मेल से होती है। ध्वनि जैसे कि अभी बताया आपको मैंने, वर्ण कोई ध्वनि कहा गया है। तो उदाहरण देखो, गाड़ी शब्द है, गाड़ी। अगर मैं इसको ग प्लस आ ड़ प्लस ई की जगह ड प्लस आ प्लस ग प्लस ई बना दूं तो क्या बन जाएगा, डागी। क्या डागी का कोई अर्थ होता है, नहीं होता। तो जब इन हुआ तो यही है, ध्वनि का मेल हुआ है लेकिन अर्थ नहीं हुआ है, इसी की वजह से यह शब्द नहीं है। यानी शब्द में जब कभी अर्थ नहीं हो तो उसे हम शब्द नहीं कहेंगे। आ रहा है समझ में? तो शब्द असीमित होते हैं। भाषा में बहुत सारे शब्द हम देखने को मिल सकते हैं। सभी शब्द एक जैसे नहीं होते हैं, सबका अलग अलग प्रयोग होता है। यानी जब हम उसे इस्तेमाल में लेते हैं तब वो उस काम के अनुसार अपना पद, अपनी भूमिका, अपनी पहचान निभाता है। तो इस तरह से शब्द हम अलग अलग रूप में देखेंगे। तो शब्द इसको जानने के लिए हम क्या देखेंगे, शब्द की विशेष बात क्या है। तो विशेषता में हम क्या देखा कि शब्द जो है वो विभिन्न ध्वनि यानी वर्णों के मेल से बने हैं, उनके संयोग से बनता है। जैसे अगर हम बताएं सफल, स, यहाँ देखो टेबल में स फ प्लस ल, तो सफल जो बना है अर्थ निकल रहा है तो ये शब्द है। फ स ल अर्थ निकल रहा है फसल, तो ये भी शब्द है। अब यहीं इसका अनुक्रमांक तीसरा और चौथा देखो, जिसमें लिखा है फलस और लफस, लसफ। तो क्या इन दोनों का अर्थ है, नहीं है। तो जब इनका अर्थ नहीं है इसीलिए हम इसे शब्द नहीं कहेंगे। तो ध्वनियों का संयोग जरूर बना है लेकिन अर्थ इसमें नहीं हो रहा है। तो ये दोनों ध्वनि समूह हिंदी भाषा के लिए महत्वहीन हो गए हैं, इनका इंपॉर्टेंस अब नहीं रहा। इस आधार पर शब्द की दूसरी विशेषता को भी समझ लेते हैं। क्या बताया, शब्द सार्थक होते हैं। हमने अभी देखा कि इसमें अर्थ नहीं है तो ये शब्द नहीं है, और ऊपर वाले में अर्थ है, इसका मतलब ये शब्द है। तो शब्द में क्या होना जरूरी है, उसका सही अर्थ होना जरूरी है। सार्थक शब्द ही होंगे जिसका सही मायने में अर्थ होगा। तीसरी विशेषता देखो कि शब्द क्या होते हैं, भाषा की स्वतंत्र इकाई होती है। जैसे अगर मानो कोई पक्षी है, वो स्वतंत्र आकाश में उड़ रहा है, उसको कोई रोक टोक नहीं, जहां चाहे वो जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर वही शब्द पक्षी के रूप में समझ लो। तो शब्द क्या है, स्वतंत्र इकाई है। अब इसका जब प्रयोग वाक्य में करेंगे तो ये स्वतंत्रता अपनी खो देगा। तो स्वतंत्र को हम शब्द को हम स्वतंत्र मानेंगे, ठीक है। तो इसकी विशेषता को समझने के लिए क्या करते हैं कि जब वाक्य में ये बंधे होते हैं, वाक्य में जब इन शब्दों को लेंगे, जैसे मान लो लड़का दूध पीता है, ये वाक्य लिया हमने, लड़का दूध पीता है। इसमें देखो हर एक शब्द, लड़का शब्द है, दूध भी शब्द है, पीना भी शब्द है। तो लड़का यहाँ पर हिंदी की भाषा के अनुसार देखते हैं, उसके नियम के अनुसार। तो हिंदी भाषा के अपने नियम होते हैं वाक्य बनाने के, और अंग्रेजी भाषा के भी अपने नियम होते हैं वाक्य बनाने के। तो उस नियम के अनुसार इन शब्दों को हम क्रम में डालेंगे। तो सबसे पहले हिंदी में क्या होता है, कर्ता आता है। तो लड़का कौन है, कर्ता है। दूध क्या है, कर्म है। और पीता है क्या है, क्रिया है। तो लड़का हो गया कर्ता, कर्म, क्रिया। इस क्रम से हिंदी व्याकरण के नियम के अनुसार ये नियम बनता है। और इंग्लिश में क्या होता है, बॉय, बॉय वर्ड क्या है, करता है, मतलब सब्जेक्ट है। ड्रिंक्स, सब्जेक्ट के बाद में आता है वर्ब। तो हम इसको कैसे समझ सकते हैं, देखो यहाँ, तो हिंदी में जो नियम बना है, व्याकरणिक नियम, पहले कर्ता, कर्म, क्रिया, और इंग्लिश में क्या होता है, सब्जेक्ट, वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट आता है। तो उसी हिसाब से हमने शब्दों को यहाँ पर व्यवस्थित क्रमबद्ध किया है ताकि हम वाक्य को सही अर्थ से समझ सकते हैं। तो ये व्याकरण के नियम में क्या हो गए हैं, पूर्ण रूप से बंध गए हैं, जुड़ने के लिए बंध जाते हैं। तो बनने की वजह से इसका सही अर्थ हम निकाल सकते हैं। तो क्या कहा हमने कि शब्द जो होते हैं ऐसे अकेले में अगर होंगे तो वो स्वतंत्र होंगे, लेकिन वाक्य के साथ जुड़ेंगे तो उनके नियम के अनुसार वो बंध जाएंगे। आ रहा है समझ में? तो यही हिंदी में, जैसे अभी मैंने आपको बताया, इस नियम के अनुसार बनेगा, और अंग्रेजी में इस नियम के अनुसार ये बनेगा। लेकिन अगर एक अकेला शब्द ले ले, जैसे लड़का, तो ये स्वतंत्र है, ठीक है। तो किसी इकाई के स्वतंत्र होने के दो अर्थ होते हैं। कोई भी शब्द अगर स्वतंत्र है तो उसके दो अर्थ कैसे हुए, या तो वो दूसरे से पूरी तरह से बंधा हुआ नहीं है, अकेला है, या फिर कह दो कि वो अपने तंत्र में बंधा हुआ है, दूसरे से नहीं है। ये तो यहाँ हो रहा है, और फिर बंधा किससे है, वो अपने खुद से है। इसीलिए खुद को क्या कहा है, स्व और तंत्र, यानी बंधा हुआ है। तो वो अपने से बंधा है लेकिन किसी और से बंधा हुआ नहीं है। तो शब्द समझ गए, स्वतंत्र के दो अर्थ, ठीक है। तो शब्द स्वतंत्र है और इसका तात्पर्य यही हुआ कि ये व्याकरण के नियम के अनुसार पूर्ण रूप से बंधे होते हैं, और वाक्य के नियम से मुक्त होने के कारण ये भाषा स्वतंत्र हो गए हैं।
अगर वाक्य से बाहर होंगे तो स्वतंत्र और वाक्य के अंदर होंगे तो पूरी तरह से बंद होंगे। तो शब्द अपने तंत्र यानी अपनी नियम व्यवस्था में बंधा हुआ है। हर भाषा में शब्द रचना की अपनी अपनी व्यवस्था होती है। कौन सी ध्वनि किस ध्वनि के साथ लगकर, देखो यहाँ सबसे अच्छी बात कही है कि जो ध्वनि यानी जो वर्ण है वो किस वर्ण के साथ मिलेगा, कौन सी ध्वनि किस वर्ण के साथ शुरू में लगेगी या नहीं लगेगी, या फिर कहो कि वह किस ध्वनि के बाद में आएगी, तो ये दोनों ही निर्धारित करता है शब्द। इसीलिए यह सब शब्द जो है वो स्व अथवा अपना तंत्र है। इसमें हर शब्द बंधा होने के कारण स्वतंत्र है। वो ध्वनि वर्ण के रूप में आपस में जुड़ा हुआ है, एक एक वर्ण के रूप में जुड़ा है, लेकिन वो अकेला है। दूसरे पे डिपेंड कब होगा, जब वो वाक्य में आएगा। और कभी कभी व्याकरण के नियम कैसे बताते हैं, जैसे अंग ढ ण, तो इसके साथ ही विसर्ग आपने देखा है 2 डॉट वाला, है ना। 2 डॉट वाला विसर्ग जानते हो, वो हो गया, या फिर अनुस्वार व्यंजन हो गया, ये हो गया विसर्ग, या फिर कह दो अनुस्वार व्यंजन। तो इनको भी हम शब्द के पीछे जोड़ते हैं, आगे नहीं जोड़ते। तो ये क्या है, ये भी एक नियम है। तो नियम के अनुसार ये बंद हो चुके हैं, उनके अकॉर्डिंग उनको पालन करना पड़ेगा। तो ये एक रूल है, इसी वजह से ये उसमें बंधे हैं, लेकिन खुद के रूल्स में बंधे हैं, दूसरों के रूल्स में नहीं है, इसीलिए ये स्वतंत्र है। अतः दोनों ही प्रकार से वाक्य से बाहर होने और अपने तंत्र में बंधे होने के कारण शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई है। क्लियर। अब हम देखते हैं कि पद क्या होते हैं। अब अगर आपने शब्द समझ लिया तो हम पद को आसानी से समझ सकते हैं। तो जब शब्द जो होते हैं स्वतंत्र रूप से प्रयोग होता है, उसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कमल शब्द हो गया तो वो शब्द है, और लेकिन उसी शब्द को जब वाक्य के अंदर जोड़ दिया जाता है तब वो पद हो जाएगा। जैसे कमल तालाब में खिलता है, तब यहाँ पर कमल पद बन जाएगा। तो वाक्य के बाहर होगा, अकेला होगा, तो वो है क्या है, शब्द है, और वाक्य के साथ जुड़ा है तब वो पद है। यही बात यहाँ समझाई है। अंदर जोड़ेंगे, वाक्य के बाहर नहीं, वाक्य के साथ जोड़ेंगे अंदर, तब ये कमल बन जाएगा पद का रूप, यानी इसने अपनी पोजीशन ग्रहण की है। तो कमल सब वाक्य के साथ जुड़ने की वजह से पद के रूप में जाना गया। तो जैसे इसकी परिभाषा बनाते हैं कि जब किसी शब्द को वाक्य में प्रयुक्त किया जाता है तब वह पद कहलाता है। यहाँ पर एक वाक्य है, पुस्तकालय में अनेक पुस्तकें रखी है। तो अगर एक अकेला पुस्तकालय शब्द है, उसको निकालो तो वो बन जाएगा शब्द, लेकिन वही को हम वाक्य के साथ सेट करेंगे, जोड़ेंगे, व्यवस्थित करेंगे, तो वो यहाँ पर पद का काम करेगा। तो अभी हम क्या कहेंगे, पुस्तकालय यहाँ पर पद है। तो इसी को हम अपनी किताब से समझते हैं, जो कि आपका क्या है, इसी का रूप है, जिसमें हम देखते हैं। ये तो हम जान गए हैं कि शब्द का प्रयोग वाक्य में होता है और वाक्य का प्रयोग ही वार्तालाप में किया जाता है। वार्तालाप यानी बातचीत में किया जाता है। अब हम ये जानेंगे कि जब वाक्य में शब्दों का प्रयोग करते हैं तो वो कौन कौन से कार्य के रूप में करेंगे। तो शब्द स्वतंत्र होते हैं, ये हमने जाना, पर उसकी स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है कब, जब वो वाक्य में प्रयुक्त किए जाते हैं, क्योंकि वो व्याकरण के नियम के अनुसार वाक्य में बंध जाएंगे, इसीलिए वो स्वतंत्रता खो देंगे। दूसरा है, शब्द के रूप में कोई ना कोई परिवर्तन अवश्य होता है। हाँ, क्योंकि जब वाक्य में इस्तेमाल में करते हैं तो उसमें परिवर्तन आता है। आपने देखा है संस्कृत सब्जेक्ट में या संस्कृत विषय में हमने उन शब्दों को देखा। मान लीजिए कोई एक शब्द संस्कृत से लेते हैं, बालक, तो बालक का प्रयोग जब करेंगे तो उसके पीछे यानी उस शब्द के अंत में प्रत्यय जुड़ते हैं, तो उस प्रत्यय के जुड़ने की वजह से उसके रूप में परिवर्तन आ जाता है। तो हम कहेंगे कि जैसे बालक के विभिन्न रूप क्या होंगे, बालकः, बालको, बालिका, बालकेन, बालकस्य, बालकाभ्याम। तो इस तरह से हमने बालक शब्द के पीछे प्रत्यय जोड़ के उसके रूप को बदल दिया है। तो हमें क्या करना पड़ता था कि हमें सिर्फ उस रूप को याद करना पड़ता था और हम उसके अर्थ को जान जाते थे। लेकिन वैसे ही संस्कृत से विकसित होता है सरल अर्थों में दूसरी भाषा में। तो संस्कृत थोड़ा सा मुश्किल था, उसके हर एक रूप को याद करना पड़ता था। लेकिन अब वही संस्कृत की जननी जो थी, संस्कृत है हिंदी की जननी, तो उसी से हिंदी सरल भाषा के रूप में इसका प्रयोग होगा। तो हिंदी में क्या हो जाएगा, लड़का से हमने उसको अगर लिंग परिवर्तन या वचन परिवर्तन करना है तो लड़के कर देंगे, तो बन के बहुत सारे लड़के, लड़कों। इस तरह से हमने क्या किया तो प्रत्यय ही है, अंत में प्रत्यय को ही परिवर्तन के रूप में डाला है, लेकिन इसके अलग अलग रूप और प्रकार हो जाते हैं। जैसे वाक्य में देखो, लड़के ने आम खाया, दूसरा वाक्य है लड़कों मेरी बात सुनो, तीसरा देखो लड़कों ने काम
नहीं किया। यहाँ पर लड़का शब्द तो है, लेकिन पीछे हमने प्रत्यय जोड़कर इसके रूप को बदल दिया है। जब रूप बदला है तो उसका भाव भी बदला है, उसका मीनिंग भी बदला है, यानी अर्थ भी बदला है। तो हमने यही बात समझी है कि शब्द के रूप में कोई ना कोई परिवर्तन अवश्य होता ही है, उसके प्रत्यय के रूप में परिवर्तन होता है। लेकिन कभी हमने देखा है कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं, जैसे लड़का घर गया, लड़का काम कर रहा है, तो दो शब्द तो अलग है, दोनों का भाव और अर्थ अलग है, लेकिन शब्द के पीछे प्रत्यय तो नहीं जुड़ा। पर हम इसको कहेंगे शून्य प्रत्यय। क्या कहेंगे? शून्य प्रत्यय, क्योंकि इसमें प्रत्यय दिख नहीं रहा है लेकिन मौजूद जरूर है, इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे? शून्य प्रत्यय। तो हम इस शून्य प्रत्यय का एक और नाम बनाते हैं, वो है रूप साधक प्रत्यय। आप इसे नोट कर लो, यहाँ अंतिम में लिखा है रूप साधक प्रत्यय और यहाँ आया है शून्य प्रत्यय, ये दोनों एक ही है। क्लियर? वहीं हम उसके आगे के बिंदु को देखते हैं कि इन शब्दों को हम किसी प्रकार के रूप में लेते हैं, पर उसको क्या कहा? कोई ना कोई प्रकार आवश्यक होता है, यानी वह वाक्य में कोई ना कोई फंक्शन जरूर करता है। जहाँ वो स्थित होता है वो अपना रूप ले लेता है, अपना कार्य करता है। जैसे अगर कहा है रमेश खाना खा रहा है, तो यहाँ पर रमेश शब्द जो है वो अपना कार्य कर रहा है, यानी वो कर्ता का कार्य हुआ। ठीक है, खाना कर्म हुआ, कर रहा है उसका पूरक हो जाता है, या फिर क्रिया के रूप में हम उसको बना लेंगे। तो इस प्रकार हर एक शब्द वाक्य में कोई ना कोई कार्य करता ही है। यहाँ पर दो नाम हैं, रमेश और सुरेश, तो दोनों नाम यहाँ दिए गए, दोनों किताब पढ़ रहे हैं, पर दोनों के नाम के से कोई फर्क नहीं है, लेकिन उसकी पोजीशन से फर्क है। क्यों? क्योंकि देखो दूसरे वाले में सुरेश ने रमेश को किताब दी, यहाँ पर कौन है? किताब देने वाला है सुरेश, और किसको दे रहे हैं? रमेश को। तो यहाँ पर कर्ता की पोजीशन पे आ रहा है सुरेश और कर्म की पोजीशन पे आ रहा है रमेश। तो इसके पद के, यानी इस प्रकार को हम उसके नाम से जानेंगे कि ये हो गया कर्म। आ रहा है समझ में? तो वही हमने क्या कहा कि संज्ञा सर्वनाम को भी देख सकते हैं। यहाँ पर हमने संज्ञा को जाना, और अब मैं बताती हूँ आपको सर्वनाम। सर्वनाम क्या होते हैं? मेरा, तेरा, अपना, उसका, यह, वह। तो अगर वाक्य में ये सर्वनाम आते हैं तो वहां पर भी ये अपना प्रकार के रूप से आया है। कैसे? कि मेरा घर बहुत पुराना है, तो कौन? मेरा घर, यहाँ मेरा का संबंध हो रहा है। ठीक है, इसीलिए ये सर्वनाम है, तो हम इसको सार्वनामिक विशेषण कहेंगे। ये भी यहाँ पर प्रकार का कार्य करता है। मान लीजिए कोई भी एक उदाहरण देते हैं, जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो हम कौन हुए? हम अध्यापक हुए ना। जैसे इलाज करने वाला कौन होता है? डॉक्टर होता है, और खाना बनाने वाला रसोइया होता है। तो वैसे ही वाक्य में जब वह शब्द आ जाता है, मौजूद हो जाता है, उस समय वो जो भूमिका निभाता है, कार्य करता है, वो उसका प्रकार्य होगा, वो उसका पद होगा। और फिर हम उसके बारे में डेफिनेशन करेंगे कि वो वहां पर किस नाम से प्रकार्य के रूप में बना है। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि इन सारे पॉइंट्स को हम एक बार अपनी किताब से पढ़ेंगे, कि ये जो बिंदु यहाँ पर चारों बताए वो यहाँ लिखे गए हैं शॉर्ट फॉर्म में, इसे आप पढ़िएगा। अब हम देखते हैं इसके आगे कि जो अंतर आए हैं शब्द और पद में। शब्द को हम अच्छे से जान गए डेफिनेशन और विभिन्न उदाहरण से, और वहीं हमने पद को भी जाना डेफिनेशन, परिभाषा और विभिन्न उदाहरण से। तो आपको इस तरह से टेबल को समझना है कि शब्द क्या है, पद क्या है, ये हम समझ चुके हैं, लेकिन लिखने का तरीका देखो। हमने हेडिंग डाला है शब्द और पद में अंतर, शब्द एक तरफ और पद एक तरफ। पहले पॉइंट में जो बात है उसी से संबंधित सामने वाले के रिलेटिव में वो बात रखनी है। तो शब्द की सत्ता वाक्य से बाहर होती है, वहीं वाक्य में प्रयुक्त शब्द ही पद है। इसी तरह से हमें इसको भी एक बार रीड करना है, रीडिंग लगानी है। ये आपकी किताब में भी है, तो इन दोनों अंतरों को पॉइंटों में अपनी भाषा में भी सरल तौर पे लिख सकते हैं। जो अभी तक हमने समझा उसे क्रमबद्ध पॉइंट में डालो और इस तरह से अंतर की टेबल बना लो। तो आप अपनी किताब से इस सभी बिंदुओं को ध्यान से समझिएगा, पढ़िएगा। उम्मीद है आपको वीडियो ये अच्छे से समझ में आया है, और कोई समस्या हो तो जरूर पूछिएगा। फिर मिलते हैं हम एक नए अध्याय में, तब तक खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। धन्यवाद।